पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने फ्री फॉल जो हमारा एक टॉपिक था उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उस टॉपिक में आप लोगों को बहुत डाउट था, है ना, कि सर फ्री फॉल में आपने एक फार्मूला तो क्रिएट किया स्मॉल जी। अच्छा चलो, फ्री फॉल का जो टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि बिना उसके रिवीजन किए, बिना उस चीज़ को कनेक्ट किए हुए आज से क्लास आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब कि पिछले वाले क्लास में यदि किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे फटाक से। उस क्लास को आप कनेक्ट कीजिएगा आज से क्लास से, ठीक है, क्योंकि आज दो पहले वाला यानी कि कल वाला क्लास और आज से क्लास दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, टॉपिक था हमारा कल का फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ हमने समझा भी था, चलिए बार फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग। फ्री फॉल का मतलब ये हो गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिरेगा और इस पे किस प्रकार का फोर्स लग रहा होगा, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लग रहा होगा और किसी प्रकार के चीज़ों का नहीं, तब जाकर कहलाता था हमारा ये सिचुएशन फ्री फॉल, है ना। अब हमने फिर से कहा था कि यदि ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से नीचे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो क्या इस बॉडी के गिरने के डायरेक्शन में किसी प्रकार का बदलाव आया क्या? नहीं आया। लेकिन क्या इस बॉडी के जो मैग्नीट्यूड हैं क्या उसमें बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आया। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में, छोड़ देंगे मोशन में आ जाएगा, मतलब कि पहले रेस्ट में था अब मोशन में आ गया, तो क्या इसके वेलोसिटी में बदलाव हुआ? यहाँ पे रखा हुआ है तो 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसका है, लेकिन नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसमें आएगा ही आएगा। तो क्या वेलोसिटी में बदलाव आया? और वेलोसिटी में बदलाव ही हमारा क्या कहलाता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसके कारण से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते थे, याद आ गया, है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किससे डिनोट करते थे? स्मॉल जी से डिनोट करते थे। कोई डाउट इसमें? यहाँ तक तो हम लोग कल जाने थे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ ही साथ कल हम लोगों ने स्मॉल जी का फॉर्मूला भी क्रिएट किया था, है ना। स्मॉल जी का फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो कुछ इस प्रकार का था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी हमने लिख रखा है रेड से, है ना। तो ये था आपका स्मॉल जी का फॉर्मूला। ये कैसे आया इसके बारे में हमने कल प्रूफ किया था ना। अच्छा, कहाँ से प्रूफ किया था हमने? सेकेंड लॉ का थोड़ा सा मदद लिया था हम लोगों ने, मोशन का, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था उसका हम लोगों ने थोड़ा सा मदद लिया था। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो आपने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला याद कीजिए? F बराबर GM इंटू एम बाई डी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला कौन सा था सेकेंड लॉ वाला? F इज इक्वल टू MA। हाँ, MA को हम यहाँ पे mg भी लिख सकते हैं, जो कि क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। ए के बदले आप यहाँ पे जी क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों। बस फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, बस, है ना। यानी कि इस फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने इन दोनों का मदद लिया था और इसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था, है ना। बस इतना ही आपको कल वाले क्लास में याद रखना था। और जो भी उटपटांग जैसा आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा उस सवाल का जवाब हम लोग आज लेंगे, है ना। जैसे कल वाले क्लास में हमने आपको पक्षी का पंख और इसका एग्जाम्पल दिया था, पेपर और इसका एग्जाम्पल दिया था, वो सारा का सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आज आप ये जान पाएंगे कि इस स्मॉल जी का मतलब क्या है। ये फॉर्मूला यदि यहाँ पे है तो ये क्या बता रहा है। यानी कि पिछले वाले क्लास में केवल और केवल आपने फ्री फॉल जाना क्या होता है और फ्री फॉल का फॉर्मूला क्या है वो आपने डिराइव करना सीखा। लेकिन जो स्मॉल जी यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो आपने कल क्रिएट किया, ये फॉर्मूला बताता क्या है, इस स्मॉल जी का वैल्यू क्या है, इन सारे चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जितना भी आपके माइंड में सवाल है उसको सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 करके अपने माइंड में अभी फिट कर लीजिए। अभी हम लोग समझते चलेंगे तो हर एक चीजों का आप पूछते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो आज से क्लास हमारा स्टार्ट होता है। तो पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोग फ्री फॉल के बारे में पढ़े और फ्री फॉल का जो हमारा एक स्मॉल जी जो हमारा वैल्यू निकला उसका फॉर्मूला हम लोग क्रिएट किए थे, बस। तो आपको ध्यान में केवल अभी क्या रखना है? केवल आपको अभी ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास हम लोगों ने फ्री फॉल पढ़ा, आपको ये ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरी बात, फ्री फॉल टॉपिक में ही हमारा जो ये स्मॉल जी का फॉर्मूला है वो हमने क्रिएट किया, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है।
और आज क्लास यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है G बराबर GM/r², इसमें हमने आपको कहा था यहाँ पर कि G बराबर छोड़ा था हमने लिखकर, उसके बाद M बराबर छोड़ा था और R बराबर छोड़ा था। तो यहाँ पे G क्या है? ये G है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका भी वैल्यू है हमारे पास। क्या है इसका वैल्यू? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सॉरी, ये क्या हमारा कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसका वैल्यू हमारे पास है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg का -2 स्क्वायर के रूप में, है ना। और ये मास हमने क्या कहा था? मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg, है ना। और ये रेडियस किसका रेडियस था? अर्थ का था। 6 × 10⁻, कितना था? 6.4 × 10⁻6 मीटर। रेडियस का बात कर, रेडियस का। ये रेडियस है किसका? धरती का। 6.4 × 10⁻6 मीटर। यहाँ पे मीटर में क्यों आया रेडियस? क्योंकि ऐसा यूनिट है। रेडियस बेसिकली आपका क्या? डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। चलिए, इन्हीं चीजों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे आज, ठीक ना। अब आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम लोग धरती का ही मास क्यों लेंगे, धरती का ही रेडियस क्यों लेंगे? सारा सवाल हमने कहा कि आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, खैर अभी हम लोग टॉपिक आपका है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी कि कैपिटल जी का वैल्यू तो आपको मालूम चल गया 6.673 × 10⁻⁻11। लेकिन आज हम लोग इस स्मॉल जी का वैल्यू क्रिएट करेंगे और पता करेंगे कि आखिर स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है। अच्छा चलो, इसको क्रिएट करने से पहले हमको ये बताओ कि स्मॉल जी क्या है, जल्दी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि एक्सेलरेशन आया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वही हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल जी से। कोई डाउट इसमें? चलो, ये तो हमारा था। अच्छा, एक बात हमको फिर से बता दो कि स्मॉल जी का ऐसा यूनिट क्या है? स्मॉल जी का ऐसा यूनिट, अरे सेम है एक्सेलरेशन का, किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वही यूनिट तो इसका भी होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना याद है? चलो, तो आज हम लोग इस स्मॉल जी का वैल्यू पता करेंगे कि क्या होता है। और स्मॉल जी का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग लेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू और रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू लेंगे, ठीक है। और सब चीज आपके बुक में लिखा हुआ है, सबका वैल्यू, कहीं आकाश से नहीं ले रहे हैं, सभी आपके बुक में है। बस इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या कहता है? अच्छा चलो, पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं, जैसे ये वाला। चलो एक मिनट पहले हमको बताओ, जी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो जी के वैल्यू को निकालने के लिए हमको इसका वैल्यू चाहिए, कैपिटल जी का। चलो तो बताओ कोई जल्दी हमको। 6.7। अच्छा हाँ, एक और चीज हमने कहा था कि इसका वैल्यू 6.673 होता है, लेकिन बहुत बार सहूलियत के लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए 6.7 भी लिख देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो बुक में है वही बताइएगा, ठीक है। 6.7 × -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद kg -2 होगा, है ना ये चीज। चलो, उसके बाद क्या चाहिए हमको? मास ऑफ द अर्थ चाहिए, मास ऑफ द अर्थ चाहिए। तो m बराबर बताइए 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। उसके बाद रेडियस बताइए, किसका रेडियस? अर्थ का। कितना था जल्दी? 6.4 × 10⁻6 मीटर। ध्यान से देखिए इस चीज को, 6.4 × 10⁻6 मीटर है रेडियस किसका? धरती का, ठीक है। आपके सामने सारा वैल्यू आ गया, बस इस फॉर्मूला पे को क्या करना है? पुट कर देना है। और ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में क्रिएट कर दिया था, है ना। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। फॉर्मूला क्या कहता है आपका? फॉर्मूला कहता है कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। बस वैल्यू पुट करना है यार। देखो ध्यान से, कैपिटल जी का वैल्यू कितना है? 6.7 × 10⁻⁻11, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ द अर्थ, कितना है? 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, कितना है? 6.4 × 10⁻6
6 इतना कर दिए। चलो अब जरा हमको कोई एक बात बता दो यहाँ पर, एक्सपोनेंट चैप्टर से बचपन वाले क्लास में आपने पढ़ा है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अब जरा हमको बताइए यहाँ पर। हाँ अच्छा सॉरी यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है, माय मिस्टेक, थैंक यू बताने के लिए, हम भूल गए थे। खैर यहाँ पे स्क्वायर था इसका, चलो थैंक यू। तो जब हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो अब जरा बताओ यहाँ पे 10 और 10 बेस तो सेम हुआ, तो पावर हमारा 24 प्लस में है और 11 माइनस में है, तो बताओ इसका कितना होगा वैल्यू, 13 14 और 10 24, वेरी गुड। तो इसका और इसका काम हम लोग जब करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 6.7 इसको रहने दो, 6 है, इंटू 6 कर लो, इंटू 10 टू द पावर 13 कर लो, यानी कि 10 का जो पावर था उसका हमने यहाँ पे पहले ही काम कर लिया। ठीक है, आगे आ जाओ नीचे। ठीक है, अब एक और चीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे इन पूरे का क्या है, स्क्वायर है ना, तो आप क्या कर लीजिए यहाँ पे 6.4 का स्क्वायर कर लीजिए, और जब इस प्रकार का हो तो हमारा पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक चीज और, आप एक चीज और जानते हैं क्या, कि जब हमारा ये नीचे में है इसको ऊपर में भेजेंगे तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से, क्या ऊपर में बचेगा, 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू 10 टू द पावर -12, इसको हम लोग ऊपर भेज दिए, है ना। अब नीचे में क्या बच गया आपके पास, 6.4 स्क्वायर, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 6.4, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लो, फिर से हमारा यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो पावर क्या होगा, 1, है ना, क्योंकि एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो क्या हम लोग यहाँ पे 6.7 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 लिखते नहीं हम लोग, तो बेसिकली इसको मिटा दीजिए, है ना। अब नीचे क्या बच गया आपका, 6.4 इंटू 6.4, और हमने आपको बार बार कहा है कि जब भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने आए, चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथ का हो, हमेशा पॉइंट से बचो, क्योंकि डेसिमल जो है ना देखने में बड़ा बिंदु सा लगता है लेकिन बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर देता है ना। तो फ्रैक्शन हो जाए चलेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आई चलेगा, लेकिन डेसिमल में कभी मत लाना, डेसिमल में बहुत दिमाग चकराता है देखने में छोटा सा लेकिन बहुत दिमाग खाता है। तो इसको पहले डेसिमल को हटाओ, सबसे बढ़िया तरीका है, डेसिमल को हटाओ पहले, है ना। चलो तो इसको हटाने के लिए देखना ध्यान से मेरे बात को, यहाँ पे 6.7 है, तो क्या हम लोग 67/10 लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई है 6, तो पॉइंट नहीं है, वो तो सेम रहेगा, फिर मल्टीप्लाई है, हाँ 10 है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, नीचे में क्या है, 6.4 है, पॉइंट को हटा दिया हमने, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो ये नीचे में आएगा ना हमारा 10, और ये वाला हमारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हमने लिखा, इंटू 64 फिर से करेंगे, फिर से इसको पॉइंट को आप हटाएंगे तो फिर से आपको यहाँ पर 10 देना पड़ेगा, काटेंगे, लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। चलो अब हम लोग काम करेंगे अपना कटैया छटैया वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, चलो समझो जरा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, चलो अब जरा सावधानी से काटेंगे आप इस चीज को, देखा जाए यहाँ पे 64 से, चलो कटेगा हमारा अभी यहाँ पे, ये 10 है ना, कितने बार में, 2 से 5 बार में, ये 2 से कितने बार में, 32 बार में, फिर से 5 और 32 कैसे कटेगा भाई, 5 और 32 के बगल में 10 और 64 हाँ वो भी काटेंगे। तो ये भी देखो कितने बार में, 2 से 5 बार में, ये कितने बार में, 32 बार में। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, और कौन सा, हाँ कटेगा 6 से कितने बार में, 2 के टेबल में 3 बार, और ये इसको 16 कर लो, और कुछ कट रहा है क्या अभी फिलहाल, नहीं कट रहा है ना, अभी फिलहाल इतना रहने दो। चलो इसको पहले सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर ज़रा घिसा पिटा लगने लगेगा, है ना। ध्यान से देखो यहाँ कितना, 67 इंटू
अच्छा 5 5 जा 25, 25 इंटू 3 75, डायरेक्ट कर लो, नीचे आ जाओ। 32 इंटू 16, 32 इंटू 16। चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए कैलकुलेशन मेरे पास किया हुआ होगा, एक बार कर लेते हैं, देख लो जरा ध्यान से। कितना है 67 इंटू 75, अच्छा 67 इंटू 75 है और 32 इंटू 16 है। देखो इसका कैलकुलेशन मेरे पास किया हुआ है ना, इसका कैलकुलेशन यदि आप करेंगे तो आपके पास 9.801 कुछ करके थोड़ा सा लंबा आएगा, ठीक है। ये पहले से हम करके रखे हुए थे क्योंकि थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल सही आंसर ही आएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके जब आपस में डिवाइड करेंगे तो 9.801 ऐसा कुछ करके नंबर थोड़ा सा बड़ा सा आएगा, लेकिन हम लोग उतना बड़ा नहीं लिखते हैं, हम लोग सिंपली 9.8 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने आएगा 9.8, और भी आएगा लंबा सा, लेकिन उतना नहीं लिखते हम लोग, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखिए 9.8। तो अब जरा बता दीजिए हमको यहाँ पर, हाँ अब कोई जरा बताओ। अच्छा सत्यम तुम नहीं सिखा, अच्छा सॉरी युवराज सिखा, तुम बताओ 9.8 यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये वैल्यू किसका है, जी का है, और जी का एसआई यूनिट क्या है, वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा था कि स्मॉल जी का एसआई यूनिट एक्सेलरेशन के जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस 3 वाला बिंदु, हैंस जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी फिलहाल हमने जी का वैल्यू क्रिएट कर लिया है, ये 9.801 ऐसा करके कुछ लंबा सा आएगा, लेकिन ये आप अप्रॉक्स कर लीजिए 9.8, हाँ लगभग 9.8, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो 9.8 आया है स्मॉल जी का वैल्यू, यहां तक केवल और केवल आपने वैल्यू क्रिएट किया, इसका यहां तक केवल वैल्यू क्रिएट किया है, लेकिन इसका जो अब मेन पार्ट है ना, अब शुरुआत होता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि धरती का मास लीजिए, ठीक है, और धरती का रेडियस लीजिए, और इसका वैल्यू तो कभी चेंज होगा नहीं, यानी कि इसका मास तो कभी चेंज नहीं, सॉरी इसका वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना। धरती का मास लीजिए और रेडियस का मास लीजिए और स्मॉल जी का वैल्यू निकाल के बताइए, और सॉरी धरती का मास लीजिए और धरती का रेडियस लीजिए और स्मॉल जी का वैल्यू निकाल के बताइए हमको, एग्जाम में पूछेगा ऐसा, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो जो जी बड़ा वाला है उसका मतलब क्या था, किसका मतलब, वो बड़ा वाला जी ये वाला, इस जी का मतलब था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कहता क्या था, भूल गए। ये क्या कहता था, ये कहता था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स 6.673 ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी आप चले जाएं। मतलब मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल देना चाहेंगे फिर से। मतलब हमने कहा था कि यदि हम इस बोतल के साथ, इस बोतल को लेकर यदि हम चंद्रमा पे चले जाएं, तो चंद्रमा पे भी हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा एक, वो 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 ही लगेगा। इसीलिए इसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए ये सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। मून पर भी यही लागू, हाँ मून पे भी इस दोनों का वैल्यू उतना ही रहेगा, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। ये तो 6.7 हम लोग सहूलियत के लिए लिखते हैं ना, समझ रहे बात को। चलिए अब ये वैल्यू आ गया, लेकिन ये वैल्यू कहता क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझेंगे इसके बारे में, ठीक है, ध्यान से समझिए। इसके बारे में जो समझने वाला बात है ना, इसके बारे में फिलहाल सुने पहले ध्यान से। ये जो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ये क्या बता रहा है आपको, अब समझिएगा ध्यान से। यहीं से हमारा मेन क्लास स्टार्ट होता है, यहां तक तो कोई भी सॉल्व कर देगा, अब समझने वाला पार्ट आपका शुरू होता है। ये जो जी का वैल्यू आया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ये हमको क्या बताता है? ये हमको ये बताता है, सबसे पहली बात तो ये स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप धरती के ऊपर ऐसे गिराएंगे तो इसमें जो एक्सेलरेशन आया, किसके कारण आया? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया। उसका वैल्यू धरती पर हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से नीचे गिरा रहे हैं तो ये हर बार इस बॉडी में हर बार कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इजाफा होगा? 9.8 का हर वक्त इसमें इजाफा होता रहेगा। नहीं, मतलब ये कि यदि अभी ये रेस्ट में है, इसको हम लोग छोड़ेंगे तो जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, इसके वेलोसिटी में 9.8 9.8 9.8 बार 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 इसमें ऐड होता चला जाएगा, जिसके कारण इसका स्पीड और बढ़ जाएगा नीचे गिरने का। 9.8 ये कंपलसरी है। हालांकि 9.8 थोड़ा बहुत धरती पे कहीं पे कम भी है, कहीं पे बेसी भी है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन धरती के ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट गिराइए, उसके बॉडी में हर सेकेंड 9.8 का स्पीड जो है वो उसमें इंक्रीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। नहीं, और समझेंगे इसी चीज को तो हम लोग अभी समझेंगे, वो सब चीज लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि धरती के ऊपर किसी भी चीज को, चाहे वो चीज छोटा हो बड़ा हो, चाहे कितना छोटा है ना, कितना ये भारी, छोटा तो नहीं है बड़ा है, लेकिन इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो इन दोनों चीजों को भी यदि हम नीचे गिराएंगे तो हर सेकेंड इसके वेलोसिटी में कितना का इजाफा होगा? मतलब कि कितना का इसमें इंक्रीजमेंट होगा? 9.8 9.8 9.8 इजाफा होता रहेगा, कितना भी मास हो। अब समझेंगे इसके बारे में डिटेल से, लेकिन यहां तक में कोई डाउट? चलो अब देखना आपके सामने क्या आने वाला है, देखो ध्यान से। द वैल्यू ऑफ जी, यानी कौन सा वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा बात कह रहा है। इसके बारे में समझिए अब क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो एक बार। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट का क्या मास है उस पे जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल, चलिए जैसे ये हमारे पास बुक है ना, और ये हमारे पास पेपर वेट है ना। इनका मास क्या है? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, इसका मास कम है ना। तो जब हम इन दोनों को एक साथ छोड़ेंगे, इन दोनों को जब हम एक साथ छोड़ देंगे तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट में 9.8 का इजाफा हर सेकंड होता रहेगा। गिरने का जो उसका स्पीड होगा उसमें 9.8 हर बार इंक्रीजमेंट उसमें होता ही रहेगा। तो मास के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है जी का वैल्यू। अब ऐसा आप मत बोल दीजिएगा कि सर ये ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो ये जल्दी गिरेगा, ये बाद में गिरेगा। ऐसा नहीं होता है। दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन जो लगाएगा ग्रेविटेशन, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इन दोनों के ऊपर, वो कितने का है? 9.8 का ही है। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जी का वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड रब करने वाला कपड़ा है ना, इसको आप ऊपर से गिराएंगे, ठीक है, और इतना बड़ा पत्थर आप उसको भी दोनों एकदम सेम से गिरा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ गिरेगा। तो अभी तक आपने ना बहुत दिमाग में आपके भरा गया होगा कि जो कोई एक दो, यदि दो ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा वाला जल्दी गिरेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि दुनिया में कभी भी, हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी आप ये जानिए कि जब भी आप, चाहे एक छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसको आप एक साथ यदि छोड़ेंगे तो दोनों आकर एक ही साथ नीचे गिरेगा धरती पर।
पेपर वाला केस अलग है, उसके बारे में बोले तो अभी हम बात करेंगे। पेपर वाला केस छोड़ो ना, इसके बारे में फिलहाल सोचो। तो इन दोनों को यदि आप एक साथ छोड़ देंगे ना, तो जाके बिल्कुल एक ही साथ जाके नीचे जमीन से टकराएगा। बात समझ में आ गया? तो क्या जी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड किया? ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड किया जी का वैल्यू? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का कितना ही मास क्यों ना हो, वो जाकर एक ही साथ धरती पे गिरेगा, यानी कि 9.8 इन दोनों के ऊपर हमारा क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। और जब दोनों के ऊपर 9.8 ही लग रहा है तो दोनों एक ही साथ गिरेगा ना, क्योंकि आपने सेम हाइट से भी छोड़ा था, है ना। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा इसमें एक अलग केस है। आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा, जो कि आपने कल भी पूछा था, कि सर जब ऐसा है, जब जी का वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो फिर आप एक पेपर और एक पेपर वेट को छोड़ के जरा दिखाइए। पहले तो पेपर वेट गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? देखो ध्यान से। ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम लोग इस पेपर वेट को और इस पेपर को एक साथ छोड़ेंगे, तो ये बड़ा लाजमी सी बात है कि ये पहले गिरेगा। इसके ऊपर कंडीशन हमारा लागू होता है सरफेस एरिया और मास वाला, जो कि हमने कल भी थोड़ा बहुत बता दिया था आपको, जो कि हमको कल बताना नहीं था लेकिन बता दिए थे, है ना। इसके ऊपर लागू होता है कौन सा कंडीशन? सरफेस एरिया और मास का, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ध्यान से देखो। चलो देखो, सरफेस एरिया का मतलब कि वो कितना दूर तक जगह छेक रहा है। जैसे इतना बड़ा है, जिसका इतना दूर तक क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। ये बड़ा छोटा सा है तो ये कम जगह छेक रहा है ना। चलो बताओ, आप लोग बताएंगे कि इन दोनों में से सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है? पेपर का। सरफेस एरिया पेपर का ज्यादा है और पेपर वेट का सरफेस एरिया कम है, ठीक है। अब बताओ मास किसका ज्यादा है, किसका कम है? पेपर वेट का मास ज्यादा है लेकिन पेपर का मास कम है। तो एक चीज आपने क्या गौर किया यहाँ पे आपने ये गौर किया कि इस पेपर का सरफेस एरिया ज्यादा है लेकिन मास कम है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में, हमेशा याद रखिएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास सरफेस एरिया ज्यादा हो और उसका मास कम हो, तो उस केस में 9.8 जो है ना, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ऐसा होता है, 9.8 होता है, उसके बारे में बताएंगे अभी। फिलहाल सुनिए अभी। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, मास इसका कम है। इसका सरफेस एरिया कम है लेकिन मास इसका ज़्यादा है। तो जब हम लोग इन दोनों के साथ छोड़ेंगे तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा लेट से गिरेगा, लेकिन ये पहले गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है ना। अब ऐसा हुआ क्यों? यदि ऐसा हुआ तब तो फिर ये 9.8 गलत साबित हो गया ना। यदि ये पहले गिर रहा है ये वाला, ये बाद में गिर रहा है, तब तो ये गलत साबित हो गया, मतलब कि यहाँ पे न्यूटन साहब गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यदि आप इन दोनों को गिरा रहे हैं तो बीच में एयर भी तो अपना फोर्स लगाएगा। एयर भी क्या करता है? फोर्स लगाता है ना। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके पास मास क्या है? ज़्यादा है, और जब इसको हम छोड़ेंगे तो इसके ऊपर मास ज़्यादा होने के कारण एयर का फोर्स ना के बराबर लग रहा है, इसीलिए फटाक से गिर जा रहा है। लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण एयर इसके ऊपर क्या कर रहा है? नीचे से फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये बिल्कुल बाद में गिरेगा, है ना। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम रॉबर्ट बॉयल था, BOYLE, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, शायद वही थे रॉबर्ट बॉयल, उन्हीं का शायद वही थे रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ को बताया, उन्होंने ये बताया कि जब 9.8 ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो फिर ये पहले क्यों गिर रहा है, ये बाद में क्यों गिर रहा है? तो इसके ऊपर उन्होंने बताया कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण फोर्स, एयर फोर्स क्या कर रहा है? इस पर ज़्यादा लगा रहा है, एयर फोर्स इस पर ज़्यादा लगा रहा है। वही फोर्स एयर जो है इस पर भी लगा रहा है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास क्या था? कम था। लेकिन रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि ये वाला जो है ना 9.8 हर एक ऑब्जेक्ट पे लागू होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने
बिल्कुल एक वैक्यूम वाला जगह लिया। वैक्यूम वाला जगह का मतलब होता है उसमें एक बूंद भी, रत्ती भर भी हवा नहीं होगा, रत्ती भर भी धूल नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा उसमें, बिल्कुल खाली होगा कमरा, बिल्कुल एकदम शून्य सन्नाटा होगा, बिल्कुल खाली। इसी को हम लोग कहते हैं वैक्यूम। और वैक्यूम में जब जाकर रॉबर्ट बॉयल ने इन दोनों को ट्राई किया तो बिल्कुल दोनों साथ में गिरा, बिल्कुल दोनों साथ में गिरा। तो क्या यहां से 9.8 ये बताता है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है? बिल्कुल ये बताता है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे मास ऑब्जेक्ट का कितना ही क्यों ना हो, दोनों साथ में गिरेगा नीचे। हाँ, ये भी बता देते हैं, ये भी आपने कल पूछा था। इस वाले में आपने क्या देखा, मास कम है इसका लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें मास ज्यादा है लेकिन सरफेस एरिया कम है। लेकिन आपका सवाल यह है कि सर जिसका सरफेस एरिया और मास दोनों ज्यादा हो, एग्जाम्पल के तौर पे कल वाला ही लेते हैं हम लोग, जैसे हमने कहा था बड़ा सा पत्थर का चट्टान, एकदम 3 मंजिला जितना ले लो, 3 मंजिला जितना एक बड़ा पत्थर का चट्टान ले लो, एकदम सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, मास भी बहुत है, तो उस केस में भी आपका वो कैसा काम करेगा, बिल्कुल पेपर वेट जैसा काम करेगा, यानी कि वो जल्दी गिरेगा। ठीक है। और जिसका सरफेस एरिया क्या हो, कम हो, और उसका मास भी कम हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो पेपर के जैसा बिहेव करेगा, लास्ट में गिरेगा। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था, चलो वही एग्जांपल बता देते हैं। जैसे ये देखो, इसका सरफेस एरिया भी कम है, मास भी कम है, तो ये बिल्कुल, चलो इन दोनों के कंपैरिजन में देख लो, इसका क्या है, इसके कंपैरिजन में इसका मास भी ज़्यादा है और सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इसका मास भी कम है, सरफेस एरिया भी कम है। इन दोनों को आप गिराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पहले गिरेगा, ये बाद में गिरेगा। तो यहाँ पे बिहेव किसके जैसा कर रहा है, ये पेपर के जैसा ही बिहेव कर रहा है, जो हम लोगों ने इन दोनों का एग्जांपल लिया था। ठीक है, चलो तो जिसका मास ज्यादा रहता है उस पे एयर का प्रेशर इंपैक्ट नहीं करता है, जिसका मास ज्यादा होना उस पर एयर जो अपना फोर्स लगाता है वो ना के बराबर होता है, यानी कि उसका कोई फर्क उस पर पड़ता ही नहीं। एयर अपना फोर्स उस पर लगाए या ना लगाए बात से, लेकिन फोर्स लगाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलो तो अब सबसे पहले हमको ये बताओ कि 9.8 ये जो जी का वैल्यू आया, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ये मास पे डिपेंड करेगा? कभी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये हो गया कि कितना ही छोटा ऑब्जेक्ट और कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट को यदि आप साथ में गिराएं तो दोनों बिल्कुल साथ में गिरेगा, दोनों बिल्कुल साथ में गिरेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन सा था, ये पेपर और पेपर वेट वाला। या फिर आप एक पक्षी का एक पंख ले लीजिए और अगर आप एक ईटा ले लीजिए, ईट, उन दोनों को साथ में गिराइए तो पहले कौन गिरेगा, ईट गिरेगा। तो फिर पंख क्यों नहीं गिरा साथ में? क्योंकि इसके पास थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है भाई? एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे पंख के ऊपर उसका मास कम होने की वजह से एयर क्या कर रहा है, उसका अपना फोर्स ज़्यादा लगा पा रहा है ना। लेकिन ईट पे फोर्स, एयर अपना फोर्स ज़्यादा नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, पृथ्वी पे 9.8 जो वैल्यू आया है आपका स्मॉल जी का, वो मास पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, आगे और भी महत्वपूर्ण सब चीजें। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान से सुनिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि किसका बात कर रहा है ये? 9.8 का बात कर रहा है, 9.8 का बात कर रहा है। ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एट ऑल द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, because the earth is not a perfect sphere, so the value of its radius r is not the same at all the places on its surface। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अब इसके बारे में भी समझिए। देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हमारा जो धरती है ना, क्या गोल है क्या? हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता था, जब हम लोग नर्सरी LKG 1-2 में पढ़ते थे, तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि हमारा धरती संतरा के जैसा गोल है। लेकिन बिल्कुल गलत पढ़ाया गया, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। एक तरीके से हमारा धरती तरबूज के जैसा है। वो भी कौन सा तरबूज? वो जो थोड़ा सा इस प्रकार का आता है ना,
हाँ, वो वाला तरबूज। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हमारा जो धरती है वो अंडे के आकार का है। सबसे अच्छा नारियल, लेकिन छिला हुआ नारियल नहीं, उसके ऊपर उसका जो छिलका है, जो खोखला है, उसके साथ। तो हमारा धरती एक्चुअल में कुछ इस प्रकार का है। ध्यान से देखिए, हमारा धरती एक्चुअल में कुछ इस प्रकार का है। बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा सा परफेक्ट बना देते हैं, ये थोड़ा सा खटाक लग रहा है, कोई भी देखेगा तो मारने लगेगा। देखो हमारा धरती ना कुछ इस प्रकार से है। देखो इस प्रकार का हमारा धरती कुछ है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को जो बचपन से पढ़ाया गया, हमारा धरती संतरा के जैसा गोल है, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। लेकिन खैर ठीक था, उस समय के लिए ठीक था। बड़े हो गए तब तो तुम हर चीज़ सीखोगे, तुमको नर्सरी क्लास में सब चीज़ थोड़ी ना डाल दिया जाएगा। तो हमारा धरती ना कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना? लेकिन अब जरा एक बात बताइए, धरती है तो धरती का ये सेंट्रल पॉइंट हुआ, सेंट्रल पॉइंट है ना? यहाँ पे रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस हुआ कि नहीं रेडियस? तो अब जरा हमको बताइए। अच्छा एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, NP यानी कि नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, और इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं कि नहीं? और इस बीच वाले लाइन को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? नहीं, ये पृथ्वी है, और बीचों बीच लाइन गया है इक्वेटर। ये पृथ्वी है यानी कि धरती है, और ये बीचों बीच लाइन गया है तो इक्वेटर है ना? तो इसको आप इंडिकेट करके यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका है इक्वेटर। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, ये आपका धरती है ना? तो आप खुद सोचिएगा इस चीज को, कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है? ऊपर देखा जाए तो ऊपर का रेडियस कम है, इक्वेटर पे देखा जाए तो इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है। क्या ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्थ पोल की तरफ जो हमारा ये वाला लाइन गया है उसका लेंथ छोटा है, लेकिन ये जो हमारा इक्वेटर है ये भी तो रेडियस ही हुआ एक, इसका लेंथ बड़ा है। मतलब कि ये वाला रेडियस छोटा है और ये वाला रेडियस हमारा क्या है, बड़ा है। लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर जब धरती का रेडियस कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है, तो आपने इस वाले फॉर्मूले में जो कि हमने कल प्रूफ किया था, तो उसमें आपने आर कैसे ले लिया, आपने एग्जैक्ट आर कैसे ले लिया, यानी कि आपने इसको आर कैसे मान लिया, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ कैसे मान लिया? क्योंकि रेडियस तो धरती का कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है, तो आपने ये वाला वैल्यू क्यों लिया? हमने इसका वैल्यू आर इसलिए लिया क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जगह पर जो है ना, मोस्ट ऑफ दी केस में हम लोगों को सिंपली आर ही लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? हालांकि हमारा ये जो आर का वैल्यू है यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना? इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग सिंपली एक छोटा सा आर का वैल्यू ले लेते हैं, और ये वाला हमने कैपिटल आर लिया था, ठीक ना? बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, यानी कि पोल्स की तरफ हमारा रेडियस का जो साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन इक्वेटर पे हमारा रेडियस का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक ना? ये अभी आपके सामने ये हमने बना दिया। अब आगे पढ़िए ध्यान से। The value of acceleration due to gravity of the earth is not same at all the places on its surface of the earth, because the earth is not a perfect sphere, so the value of its radius r is not the same at all the places on its surface. देखो सबसे पहला ही लाइन पढ़ो ध्यान से, the value of acceleration due to gravity of the earth is not same at all the places। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला 9.8, ये 9.8 धरती के हर हिस्से पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है भाई? इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि कहीं पे धरती का रेडियस कम है, कहीं पे धरती का रेडियस ज़्यादा है। तो ऑब्वियस ये बात है, यदि आप यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम डालेंगे तो वैल्यू आपका कम आएगा, रेडियस का वैल्यू ज़्यादा डालिएगा तो आपका वैल्यू ज़्यादा आएगा। लेकिन फिर भी आपके मन में फिर सवाल आना चाहिए कि सर आपने तो कहा कि 9.8 धरती पे हर एक जगह लागू होता है, लेकिन आप फिर से कह दिए कि रेडियस कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, और आपने लिख भी दिया है
कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो धरती के हर एक जगह पर लागू नहीं होता है, लागू बिल्कुल नहीं होता। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यदि कोई आदमी इस चीज को लेकर नॉर्थ पोल की तरफ जो हमारा रेडियस गया है उसको लेकर यदि जी का वैल्यू निकालना चाहे तो कुछ और वैल्यू आएगा, क्योंकि रेडियस का लेंथ क्या है, छोटा है। लेकिन कोई आदमी इक्वेटर वाले रेडियस का वैल्यू लेकर जी का वैल्यू निकाले, उसका वैल्यू कुछ और आएगा। तो क्या धरती पे इस जी का वैल्यू गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इस गड़बड़ी से बचने के लिए हम लोगों ने एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया कि 9.8 ही है। लेकिन हालांकि धरती के अलग अलग जगहों पर इस जी का वैल्यू अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि रेडियस अलग अलग है। लेकिन इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने कहा इतना आप माथा पेची मत कीजिए, पूरे धरती के लिए कॉमन सा वैल्यू ले लीजिए। कौन सा? 9.8। तो ये जो आप रेडियस देख रहे हैं अर्थ का जो रेडियस का वैल्यू देख रहे हैं आप 6.4 × 10⁶, ये अप्रोक्स वैल्यू है, यानी कि एवरेज वैल्यू है, जो कि हर किसी यानी कि जो ऐसा वैल्यू है जो कि हर आदमी से सहमत है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जी का वैल्यू है धरती का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये धरती के अलग अलग जगहों पर क्या है, अलग अलग है। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग वैल्यू कितना लेते हैं? हर बार 9.8 लेते हैं, लेकिन हर जगह पे अलग अलग है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पोल्स पे कुछ और वैल्यू होगा इसका, इक्वेटर पे कुछ और वैल्यू होगा, लेकिन इतना कन्फ्यूजन है, इससे बचने के लिए हम लोग 9.8 ही वैल्यू लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो 9.8 वैल्यू आपको दिख रहा है ये बहुत कुछ बताता है। सबसे पहली बात तो आपने पहला वाला स्टेटमेंट में क्या देखा, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। बस शर्त क्या है? बस शर्त यह है कि बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स ना हो। कुछ देर के लिए मान लीजिए, कुछ देर के लिए सपोज कीजिए कि धरती से क्या हो जाए, एयर का फोर्स ही गायब हो जाए। धरती पर से एयर जो अपना फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे वो गायब हो जाए, कुछ देर के लिए मान लीजिए। तो जरूरी है और ये कंपलसरी भी है कि ये दोनों बिल्कुल साथ में गिरेगा, ठीक ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, धरती से हवा गायब तो हो नहीं सकता है। तो इस चीज को हम लोगों को प्रूफ करके बताया किसने? रॉबर्ट बॉयल नाम करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जब आप वैक्यूम में इन दोनों को एक साथ गिराएंगे ना तो बिल्कुल एक साथ गिरेगा। इससे ये साबित होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8 ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। बस फर्क क्या है? बस फर्क ये है और शर्त ये है कि मीडियम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का फोर्स नहीं होना चाहिए। ये आपने पहले वाले स्टेटमेंट में समझा। सेकंड वाले में आपने क्या समझा? सेकंड वाले में आपने ये समझा कि धरती जो है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, वो कुछ इस प्रकार के शेप का है। जब इस प्रकार के शेप का है तो उसका रेडियस कहीं पर कम है तो कहीं पर उसका रेडियस ज़्यादा है। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू भी क्या है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यू है। लेकिन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लोग 9.8 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि धरती के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो हर सेकंड उसके गिरने के रफ्तार में 9.8 9.8 9.8 9.8 जुड़ता चला जाएगा और उसका स्पीड गिरने का बढ़ता चला जाएगा। ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक में कोई डाउट? यहाँ तक में चलो, यहाँ तक में कोई डाउट? हर की समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल्स इज मिनिमम। सुनना मेरे बात को ध्यान से। रेडियस जो है धरती का पोल्स पे मिनिमम यानी कि कम है। देखो ध्यान से, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो क्या दोनों की तरफ रेडियस जो है मिनिमम है यानी कि कम है एज कंपेयर टू इक्वेटर? कम है। अब सुनना मेरे बात को ध्यान से, दोनों पोल्स पे रेडियस का जो लेंथ है वो कम है यानी कि मिनिमम है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि पोल्स पे रेडियस का जो लेंथ है, धरती का जो रेडियस का लेंथ है वो क्या है? मिनिमम है, कम है। लेकिन इस पोल्स पे जी का जो वैल्यू निकाला जाएगा वो मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। अब आपके मन में फिर से कंफ्यूजन आ गया होगा कि सर जब रेडियस का लेंथ कम है तो जी का वैल्यू भी तो कम आना चाहिए, ज्यादा क्यों आएगा? इसके लिए हम आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाना चाहेंगे जो कि आपने पिछले वाले क्लास में सॉल्व किया है, ये वाला। इसको जरा ध्यान से देखिए तो
क्या स्मॉल जी और आर स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको कुछ दिख रहा है, कंडीशन दिख रहा है? और हमने बार बार आपको कहा है कि यदि इस प्रकार का कंडीशन आपको दिखे ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एफ इज इक्वल, सॉरी फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यदि इस पर, फॉर एग्जांपल केवल हम बता रहे हैं, केवल एग्जांपल के तौर पे हमने बार बार कहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। लेकिन यदि इस प्रकार का कंडीशन आ जाए F बराबर 1/m या फिर 1 के जगह पे कुछ और लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब आपको समझना क्या है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि फोर्स और मास में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। तो वही चीज तो यहाँ पे है ना। अब समझाएंगे उसको क्या है, और आप समझेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे G और R स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इसको ऐसे भी लिख दिया जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, G बराबर 1/r स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे R 1 के जगह पे क्या है, GM है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, G और R स्क्वायर में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको मालूम है एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, यानी कि एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो अब जरा बताओ इस वाले स्टेटमेंट में क्या घट रहा है आपका, यानी कि रेडियस घट रहा है। रेडियस का लेंथ क्या है, पोल पे कम है, तो ज्यादा क्या होगा आपका, जी का वैल्यू ज्यादा होगा। इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इस वाले स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है कि पोल्स पे, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे रेडियस का लेंथ क्या है, कम है, मिनिमम है, यानी कि ये कम है तो ज्यादा क्या होगा, जी का वैल्यू। इनवर्सली में तो ये होता है ना। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यदि आप रखेंगे तो बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से। अब बताएंगे सब चीज इसमें है। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि रेडियस कम होगा जहां पर, वहां पे जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो पोल्स पे रेडियस का जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम होता है, जिसके वजह से वहां पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है। हो सकता है कि 9.8 से ज्यादा निकल जाए, क्योंकि 9.8 क्या है, अप्रोक्स है ना, एक एवरेज है ना। चलो ये आप समझ में आ गया बात। अब इसका थोड़ा सा और उल्टा देख लो, इक्वेटर के मामले में, है ना, पोल के मामले में आपने देख लिया, इक्वेटर के मामले में देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे देखो रेडियस मैक्सिमम है, यानी कि ज्यादा है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। फिर से वही वाला फॉर्मूला देखो, बिल्कुल रेडियस, अगली बार इस कंडीशन में रेडियस का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो मिनिमम क्या होगा, जी का वैल्यू। मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इक्वेटर के आसपास से गिराया जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इक्वेटर है और यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा रहे हैं, तो गिरने का जो उसका रफ्तार होगा ना, हो सकता है कि वो 9.8 से कम हो जाए, यानी कि उसका वैल्यू कम होगा जी का। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां से गिराया जाए सेंटर की ओर, यानी कि धरती पे, तो बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, मतलब कि इससे तो आगे ही होगा, 9.8 से तो आगे ही होगा एक्सेलरेशन, हो सकता है। समझ रहे बात को। तो क्या अब ये दोनों स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि रेडियस मैक्सिमम कहां पर होगा और मिनिमम कहां पर होगा, तो आप क्या बताएंगे, रेडियस मिनिमम होगा पोल्स पे और मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे। अब इसका ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगा, मिनिमम कहां पर होगा, तो आप बताएंगे कि स्मॉल जी का वैल्यू मिनिमम होगा कहां पर, इक्वेटर पे, और मैक्सिमम होगा पोल्स पे। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, कोई भी ऐसे भी पूछ सकता है कि जब पोल्स पे रेडियस, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, जब पोल्स पे रेडियस मिनिमम होता है तो उसका वैल्यू मैक्सिमम क्यों हुआ, क्या बताएंगे आप, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड आर स्क्वायर। और कोई पूछ दे कि आर स्क्वायर क्या है भाई, तो ये धरती का रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हर एक प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और हम बार बार कहते हैं सवाल कैसा होता है, बहरूपिया, किसी भी रूप में आ सकता है ना। तो ये चीज हो गया आपका। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ,
दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूला में क्या आपने देखा, इस फॉर्मूला में आपने देखा कि इन दिस फॉर्मूला स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात समझ में आ गया। तो जो हमने आपको कल कहा था और हमने कल बार बार आपको कहा था कि केवल आज के क्लास में, यानी कि कल वाले क्लास में हमने कहा था कि आज के क्लास में, आज का क्लास मतलब क्या, कौन, कल वाला क्लास, कि आप केवल दिमाग में क्या रख के चलिए कि हमने आज केवल फ्री फॉल के बारे में पढ़ा और स्मॉल जी का फॉर्मूला क्रिएट किया, और उस फॉर्मूले से हम लोग किस प्रकार से स्मॉल जी का वैल्यू क्रिएट किए वो आज हम लोग पढ़ लिए, आज पढ़ लिए हम लोग। तो 9.8 जो आपका ये वैल्यू है, ये क्या बताता है आपको, ये आपको ये बताता है कि धरती पर कोई भी ऑब्जेक्ट यदि छोड़ा जाए किसी हाइट से तो उस ऑब्जेक्ट में हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी का इजाफा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और जब बार 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 वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है वही तो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। समझ में आ गया बात। तो फ्री फॉल और फ्री फॉल से ही जुड़ा ये कॉन्सेप्ट था हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो क्या ये याद रहेगा? अच्छा, कोई पूछ दे कि ये जो 9.8 आपने निकाला है क्या ये पृथ्वी पे हर जगह सेम रहेगा क्या? नहीं, ये तो एक एवरेज है, ये तो एक एवरेज है। लेकिन कोई पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? पोल्स पे। सबसे कम कहाँ होगा? इक्वेटर पे होगा। कोई दिक्कत? चलो अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और ये वाला पिक्चर जो है ना, आप, हम चाहेंगे कि इस ये वाला पिक्चर आप इसको लिखने के बाद बना लीजिएगा, ठीक है? ताकि आप जब इसको रिवीजन करें, और ये पिक्चर देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत कुछ कह रहा है ये, है ना? लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस पिक्चर को इस फॉर्मूला के बगल में बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? क्योंकि दोनों पॉइंट ऊपर में लिखा हुआ है, पॉइंट पढ़ने के बाद आपका नज़र यदि डायग्राम पे जाएगा तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है? अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, चलो देखो ध्यान से। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो वैल्यू आया है स्मॉल जी का, ये तो पृथ्वी पे आया ना। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पृथ्वी पे गिरेगा तो उसके बॉडी में हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होगा, ठीक है? लेकिन क्या मून भी, यानी कि चंद्रमा के ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है क्या? समझेगा इस चीज को? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब धरती पे गिरेगा तो उसमें हर सेकेंड 9.8 का इजाफा होगा, है ना? लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यदि चंद्रमा पे गिराया जाए तो क्या वहां पे गिरने वाले ऑब्जेक्ट में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आपने हमेशा मूवी में, टीवी में, अलग अलग चीजों में आपने क्या देखा है? आपने ये देखा है कि कोई भी आदमी यदि चंद्रमा पे जाता है तो वो उड़ते रहता है। क्यों उड़ते रहता है भाई? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही कम है, जिसके वजह से वो नीचे नहीं आ पा रहा है और वो ऊपर ही तैर पा रहा है, पूरा दम जने मन तने भटक रहा है वो। समझ रहे बात को? तो हर एक प्लानेट का, हर एक बॉड, यानी कि हर एक प्लानेट का अपना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अपना अलग अलग है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना अलग अलग है मतलब क्या? वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो नीचे, जिस रफ्तार से वो नीचे खींचेगा वो अलग अलग है। जैसे धरती पे कोई भी चीज हम लोग यदि गिराएंगे तो उसमें हर एक सेकंड 9.8 का इजाफा होगा, लेकिन मून पे जब हम लोग किसी चीज को नीचे गिराएंगे तो उसमें कितना होगा? उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा? वहां पे भी लगता है, हमेशा याद रखिएगा, वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वहां पे भी है, लेकिन धरती के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ही कम है। अच्छा, अब इतना तो आपने जान लिया, लेकिन यदि आपसे कोई कह दे कि ठीक है बेटा, आपने इस वाले फॉर्मूले से धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने निकाल दिया 9.8, क्या आप इसी फॉर्मूले से मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल पाएंगे? यदि आपसे कह दे तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है? आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये चीज है, हम पहले बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो हमने 9.8 निकाला है, ध्यान से सुनिए इस बात को, आप इस चीज को करके आएंगे, और जब आप करके आएंगे तो आपको पता लगेगा कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ठीक है? सुनिए मेरे बात को ध्यान से, कैसे आप बनाएंगे? इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस वाले फॉर्मूले में ये जो जी आपने वैल्यू पुट किया है जी का, ये तो हर जगह पे सेम रहेगा, चाहे धरती हो, चंद्रमा हो, मार्स हो,
जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, कुछ भी हो, हर जगह पर उसका वैल्यू सेम रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अब हम बता रहे हैं कि आपको मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालना है। ठीक है, जी का वैल्यू तो कोई बदलाव नहीं होगा उसमें, यहाँ पे जी का वैल्यू वेरिएबल आप डालिएगा। ठीक है, एम, यहाँ पे हमने एम किसका लिया था, मास ऑफ दी अर्थ लिया था, क्यों, क्योंकि हमने धरती पर निकाल रहा था। अब आप किस पे निकाल रहे हैं, मून पे निकाल रहे हैं, तो किसका मास लेंगे, मून का लेंगे, और मून का मास आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद चलो मून का मास कितना है बता ही दे रहे हैं। एक एग्जांपल हमने देखा था जहां पर कि मून कितना है, पेज नंबर 134 में, हाँ धरती का तो मास आपको मालूम चल गया, मून का मास लिख लीजिए। जिस बच्चे को नहीं मालूम है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 134 में एक एग्जांपल है 10.1, उसमें दिया हुआ है। उसमें मून का मास है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ये मून का मास है। ठीक है, आगे उसके बाद फिर से आगे देखिए, हाँ ये तो हो गया हमारा। तो इस वाले जी के लिए तो आपका ये सेम वैल्यू रहेगा, बदलता नहीं है कहीं पे। मास ऑफ द अर्थ के जगह पे आप क्या डालेंगे, मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg डालेंगे, और यहाँ पे आर रेडियस यानी कि किसका रेडियस डालेंगे आप, यहाँ पे आपने डाला था रेडियस ऑफ द अर्थ, लेकिन यहाँ पे आर किसका डालेंगे, रेडियस ऑफ द मून। मून का रेडियस कितना है ये भी आपके बुक में कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, तो आप इसको खोज कर ढूंढ कर निकालेंगे, और मून का रेडियस क्या है उसको डालकर आप स्मॉल जी का वैल्यू निकाल कर लेकर आएंगे। कोई डाउट इसमें होगा, बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं, यही फॉर्मूला रहेगा, बस आपको जी का जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगा, ऊपर में जो है मास ऑफ द मून डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून डालना है, और आपको निकाल के ये बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मून पे गिराएंगे तो उसके उसका गिरने का जो एक्सेलरेशन होगा उसमें वो कितना होगा, यानी कि मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ये आपको फाइंड करके आना है। कोई डाउट इसमें, लेकिन हमेशा इससे जो है ना कम ही होगा, इससे हमेशा कम ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी ऊपर चीज फेंके तो फटाक से नीचे आता है, लेकिन वहां पे जो आप कोई चीज ऊपर फेंकिएगा तो वो लगभग ऊपर में भटकता ही रहता है, लेकिन नीचे वो भी आता है, ऐसा बात नहीं है, पूरा नीचे नहीं आएगा लेकिन वो ऊपर में भटकता रहेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का जो आएगा वो इससे कम आएगा, इसी को आपको कल फाइंड करके आना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये अर्थ का 9.8 है, मून का क्या है ये आपको कल फाइंड करके आना है। इसमें कोई डाउट, अब हर एक चीज समझ में आ गया। तो फ्री फॉल के साथ साथ हम लोगों ने किस प्रकार से जी का वैल्यू कैलकुलेट किया और किस प्रकार से हम लोगों ने इन सारे पॉइंट को आज अपना क्लियर किया, हर एक चीज समझ में आ गया। तो अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरुआत कर सकते हैं, है ना। चलिए, हाँ एक और चीज जो हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, उसको आप किसी एक सेपरेट पेज में लिख लीजिए, और वो फॉर्मूला किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ को फाइंड करने के लिए है, इसको भी आप बगल में लिख लीजिए। यदि देखा जाए तो अभी तक हम लोग बेसिकली 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, है ना, जो कि हमने पहला आपका कौन सा था, हाँ चलिए एक बार बता ही दे रहे हैं आपको। पहला फॉर्मूला कहाँ पे लिख दे, पहला फॉर्मूला आपका ये था F बराबर GM इंटू एम बाई डी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला था आपका। दूसरा फॉर्मूला आपका कैपिटल जी का था, कौन सा था, कैपिटल जी का था, ये पहला है आपका। और दूसरा आपका कैपिटल जी का क्या था, एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम, ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला आपके सामने है, तीसरा फॉर्मूला आपके सामने है, स्मॉल जी बराबर क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आपका है, और तीनों फॉर्मूला क्या कहता है आपको मालूम है, तीनों फॉर्मूला क्या कहता है। जैसे ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ये वाला फॉर्मूला कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि धरती पे है, यदि वो नीचे गिर रहा है ना, तो धरती उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है ना, इसे ये निकलता है। ये क्या बताता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो ये बताता है। ये क्या बताता है कि धरती के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट यदि गिरेगा तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा धरती पे, वो ये बताता है। 3 फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बेसिकली, कोई डाउट इसमें। चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को भी ये क्लास समझ में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार,
स्क्रीनशॉट लेने के बाद आई होप आप लोगों को भी ये क्लास समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।